हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस लेक्चर में मैं आपको सेबी एक्ट 1992 के सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज करवाने वाला हूं और जहां पे रिक्वायर्ड होगा हम एग्जांपल के साथ में उस प्रोविजन को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्ट है सेबी एक्ट 1992, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये जो एक्ट है ये बना ही क्यों। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज में, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मतलब कि उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उनके अगेंस्ट में कोई चीज तो नहीं हो रही है, ये प्रोटेक्ट करना ऑब्जेक्टिव है सेबी एक्ट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना और उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करना। सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना मतलब कहीं पे अगर रिक्वायर्ड है तो प्रोहिबिशन लगाना, कहीं पे रिक्वायर्ड है तो रेस्ट्रिक्शन लगाना, कहीं पे रिक्वायर्ड है तो पेनल्टी क्लॉज डालना, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। प्रमोटिंग डेवलपमेंट मतलब कि सिक्योरिटीज मार्केट ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब हमने कंपनीज एक्ट में देखा था कि कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के सारे डिसीजन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। उसी तरीके से सेबी में सेबी के बिहाफ पे उसके सारे डिसीजन सेबी का बोर्ड लेता है। अभी जो सेबी का बोर्ड होता है इसमें कौन कौन लोग होते हैं? एक तो होता है चेयरमैन, उसके अलावा 5 अदर मेंबर, जिसमें से कम 3 तो होने चाहिए होल टाइम मेंबर, उसके अलावा 2 मेंबर होते हैं सीजी की मिनिस्ट्री से और 1 मेंबर होता है आरबीआई से। अब इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा हमको एक और चीज बोली है कि जितने भी मेंबर्स है, चेयरमैन, 5 अदर मेंबर्स, 2 मेंबर सीजी की मिनिस्ट्री से और 1 मेंबर आरबीआई से, ये मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में वो ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएंगे, उनको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। और उसके अलावा चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर, क्या बोला है यहाँ पे? चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर। 5 अदर मेंबर्स में से भी केवल और केवल होल टाइम मेंबर, चेयरमैन और होल टाइम मेंबर एक बार में मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। सर क्या हमको उनको रीअपॉइंट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, आप जितनी बार चाहो उतनी बार रीअपॉइंट करो, बट एक बार में मैक्सिमम आप 5 इयर्स के लिए उनको अपॉइंट कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि एक पर्सन है, उसको होल टाइम मेंबर बनना है और उसकी एज है 40 इयर्स, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर सकती है क्या? और अपॉइंट करने के बाद रीअपॉइंट कर सकती है क्या? तो यहाँ पे बोला अपॉइंट तो कर सकती है, एक बार में मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या रीअपॉइंट किया जा सकता है? बिल्कुल, रीअपॉइंट भी किया जा सकता है जब तक वो 65 इयर्स की एज अटेन नहीं कर लेता। अब अगर उसी जगह पे उसकी एज 58 इयर्स होती तो उसको हम अपॉइंट कर सकते थे पहली बार 5 इयर्स के लिए। अब 5 इयर्स के लिए अपॉइंट करा तो उसकी एज हो गई 63 इयर्स। अब हम उसको रीअपॉइंट तो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 साल के लिए रीअपॉइंट कर पाएंगे, क्योंकि 2 साल रीअपॉइंट करने के बाद में उसकी एज हो जाएगी 65 इयर्स और 65 इयर्स की एज के बाद में वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। उसी जगह पे अगर उस पर्सन की एज होती 62 इयर्स, तो उस केस में हम उसको अपॉइंट कर पाएंगे, बट मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए हम उसको अपॉइंट कर पाएंगे और रीअपॉइंटमेंट की तो फिर यहाँ पे बात आती नहीं। 3 इयर्स के लिए क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? क्योंकि उसकी एज 3 साल बाद हो जाएगी 65 इयर्स और 65 इयर्स के बाद में वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। अभी जो लोग यहाँ पे ऊपर अपॉइंट हुए ना सेबी के बोर्ड में, जिनको सीजी ने अपॉइंट किया, अब क्या सीजी उनको निकाल भी सकता है क्या, या फिर वो लोग खुद से रिजाइन भी कर सकते हैं क्या? सबसे पहले हमको यहाँ पे बोला कि 4 केसेस दिए हुए, इन 4 केसेस में सीजी कभी भी किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकता है, बस उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना, उसके बाद कभी भी सीजी कभी भी उसको रिमूव कर सकता है, किसी भी मेंबर को। कौन से 4 केसेस में? या तो मेंबर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कन्विक्ट करा जिसमें मॉरल टर्प्यूड इन्वॉल्व है। मॉरल टर्प्यूड इन्वॉल्व है मतलब कोई अनएथिकल चीज करी, जैसे कोई फ्रॉड करा, कोई चोरी करी, या फिर उसने कोई भी मर्डर करा, इस टाइप की कोई भी चीजें करी, कोई ऑफेंस करा, उसको हम बोलते हैं ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्प्यूड। तो उस केस में सीजी कभी भी उस पर्सन को निकाल सकता है। या फिर उसने अपनी पोजीशन इस तरीके से अब्यूज करी जो कि जनरल पब्लिक के अगेंस्ट में डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, उस केस में भी सीजी उसको निकाल सकता है, उस मेंबर को। अब उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं चेयरमैन और 5 अदर मेंबर्स की। यहाँ पे हम बात कर रहे थे एनी मेंबर की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेयरमैन और 5 अदर मेंबर्स की। ये जो चेयरमैन और 5 अदर मेंबर्स हैं, इनको सीजी इन 4 केसेस के अलावा अगर किसी भी रीजन की वजह से निकालना चाहता है तो निकाल तो सकता है, बट सीजी को उनको या फिर तो मिनिमम 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा, या फिर अगर सीजी चाहता है कि वो 3 महीने से पहले निकल जाए, आज के आज ही वो ऑफिस से रिजाइन कर दे, निकल जाए, तो उस केस में उसको कम से कम 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। अगर उसको निकालना है उस सीजी को, तो या फिर तो उसको 3 महीने का नोटिस दो या फिर 3 महीने की सैलरी दो। अभी हमने देखा ऊपर कि सीजी कब रिमूव कर सकता है। अब क्या ये लोग कोई भी मेंबर खुद से रिजाइन कर सकता है क्या? यहाँ पे बोला कर सकता है, बस उसको नोटिस देना पड़ेगा सीजी को और 3 महीने बाद फिर वो निकल पाएगा। मतलब आज के डेट पे अगर वो नोटिस दे रहा है तो 3 महीने बाद वो ऑफिस छोड़ सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सेबी में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं।
तो सेबी की जो बोर्ड की जो मीटिंग होगी ना, उसमें जितने भी लोग मीटिंग में आए हैं, जितने भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट है, उसका मेजॉरिटी के वोट्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा जो भी रेजोल्यूशन वहां पे रखा गया। मतलब अगर रेजोल्यूशन के फेवर में मेजॉरिटी वोट्स आ गए, मतलब ग्रेटर देन 50% वोट्स आ गए, तो हम मान देंगे कि रेजोल्यूशन पास हो गया है और वो डिसीजन लिया गया है सेबी के द्वारा। अब अगर किसी भी मीटिंग में समझो इक्वल वोट्स दिए जा रहे हैं, किसी भी रेजोल्यूशन पर अगर इक्वल वोट्स आ रहे हैं, तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है या फिर नहीं? तो हम देखें, चेयरमैन जो होगा उस मीटिंग का, चेयरमैन जो होगा सेबी बोर्ड का, उसको हम एक और वोट देंगे, यानी सेकंड और कास्टिंग वोट देंगे, और उसके वोट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये रेजोल्यूशन पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि अगर एक मीटिंग में 8 मेंबर प्रेजेंट हैं, तो अगर 5 मेंबर फेवर में वोट कर रहे हैं और 3 मेंबर अगेंस्ट में, तो फिर जो रेजोल्यूशन है पास हो गया। बट अगर उसी जगह पे 5 मेंबर फेवर में वोट कर रहे हैं और 5 मेंबर अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, और जो अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं उनमें से एक मेंबर है चेयरमैन, तो अभी जो रेजोल्यूशन है ये पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो अब यहाँ पे सिंस इक्वल वोट्स हैं, तो एक कास्टिंग वोट दिया जाएगा चेयरमैन को। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि चेयरमैन फेवर में वोट कर रहा है, तो हम मानेंगे कि जो चेयरमैन ने पहले वोट करा है, हमारे केस में यहाँ पे चेयरमैन ने पहले अगेंस्ट में वोट कर रहा है, तो हम मानेंगे कि चेयरमैन ने अभी भी अगेंस्ट में वोट करा होगा, तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पास नहीं होगा, रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। उसके बाद में एक और पॉइंट था कि सेबी का जो मेंबर है, कोई भी मेंबर है, अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है और उसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट है किसी ऐसे मैटर में जो सेबी की मीटिंग में आने वाला है, तो उस पर्सन को, उस मेंबर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और उस रेजोल्यूशन के लिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इफ एनी मेंबर ऑफ सेबी इज ऑल्सो डायरेक्टर इन अ कंपनी, उसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट है किसी भी मैटर में जो कि सेबी की मीटिंग में कंसिडर किया जाएगा, तो उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और वो उस डिसीजन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो सेबी के बाकी मेंबर्स है वो उस डिसीजन को संभाल लेंगे, वो जो मेंबर है वो डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अभी हमने ऊपर देखा कि सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी को अपॉइंट करने हैं, उसके चेयरमैन, बोर्ड में जो भी लोग हैं, बट उसके लिए लगता है पैसा। तो वो पैसा कहां से आएगा? यहाँ पे बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक फंड को कंस्टिट्यूट करेगा जिसको हम बोलेंगे सेबी जनरल फंड, और उसमें पैसा ग्रांट करेगा सम, ताकि सेबी अपने सैलरीज और एक्सपेंसेस उससे पे कर सके, सैलरीज और एक्सपेंसेस उससे पे कर सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेबी के पावर्स क्या हैं और सेबी के फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले हमको बोला है कि सिविल कोड की जो भी सारी पावर्स है ना, वो सेम एज इट इज सेबी की भी पावर्स है, और उसके अलावा सेबी ये सारे पावर्स भी यूज कर सकता है। कौन सी? वो इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट कर सकता है, या फिर उसके अलावा वो डायरेक्शन इशू कर सकता है डिस्गॉर्ज करने के लिए अमाउंट। कौन सा अमाउंट डिस्गॉर्ज करने के लिए? अगर कोई पर्सन इस एक्ट के या फिर इस किसी भी रेगुलेशन के कॉन्ट्रावेंशन में अगर कोई भी प्रॉफिट बना रहा है, तो उस प्रॉफिट को डिस्गॉर्ज कर सकता है, मतलब उससे ले सकता है, या फिर किसी प्रोविजन से कॉन्ट्रावेंशन करने की वजह से वो लॉस करने से बचा है, तो जितना वो लॉस करने से बचा है वो अमाउंट भी वो डिस्गॉर्ज कर सकता है, अवर्टेड लॉस बाय इंडल्जिंग इन ट्रांजैक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन। उसके अलावा सेबी इस एक्ट के अंडर रेगुलेशन बना सकता है, और उसको आपको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। जो रेगुलेशन बनाई जा रही है उसको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। और रेगुलेशन किसके लिए हो सकती है? कोई भी पर्सन जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज मार्केट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रोकर हो गए, सब ब्रोकर हो गए, लिस्टेड कंपनी हो गई, कोई भी पर्सन जो सिक्योरिटीज मार्केट से एसोसिएटेड है उसके लिए रेगुलेशन बनाई जा सकती है। अब हमको बोला है कि सेबी इंस्पेक्शन भी कर सकता है बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स का। किसकी बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर पाएगा? एक तो लिस्टेड कंपनी, और ऐसी कंपनी जो कि चाह रही है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना, उनकी बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को वो इंस्पेक्ट कर पाएगा। बट किस केस में? केवल तभी इंस्पेक्ट कर पाएगा जब वो कंपनी या फिर जो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, या फिर फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। क्या बोला यहाँ पे? कि लिस्टेड कंपनी या फिर किसी ऐसी कंपनी जो चाहती है लिस्ट होना, उनके बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट तभी इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं जब वो या फिर तो इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रॉडलेंट एंड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज का भी बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, बट किस केस में? जब वो पब्लिक या फिर ट्रेड इंटरेस्ट के बेनिफिट में है। मतलब अगर उनके बुक्स को इंस्पेक्ट करने से, अगर सेबी को लगता है स्टॉक एक्सचेंज की बुक्स को इंस्पेक्ट करने से हमको पब्लिक के फेवर में कुछ चीज हो जाएगी, हमको पता लग जाएगा कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई भी चीज पब्लिक या ट्रेड इंटरेस्ट में रहेगी, तो उस केस में वो स्टॉक एक्सचेंज की बुक्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। बट यहां पे बोला कि मैक्सिमम आप लास्ट 5 इयर्स तक की बुक को इंस्पेक्ट कर पाओगे, उससे पहले की बुक को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते।
अब अगर सेबी को लगता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि डेट्रीमेंटल है इन्वेस्टर या सिक्योरिटीज मार्केट के, डेट्रीमेंटल मतलब अगेंस्ट में है इन्वेस्टर या सिक्योरिटीज मार्केट के, या फिर अगर कोई भी इंटरमीडियरी या फिर पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट ने वायलेट करे हैं एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन या फिर डायरेक्टर के प्रोविजंस को, तो उस केस में सेबी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को बोल सकता है कि आप इस ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करो और मेरे को रिपोर्ट करो इस जो ट्रांजैक्शन है इसके बारे में। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया ना, अब वो हो सकता है बुक्स मांग रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग रही है, तो जो भी पर्सन उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था उसकी ड्यूटी है कि वो प्रिजर्व करे और प्रोड्यूस करे सारे बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मांग रही है। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास में उसने बुक्स लेके आया या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स लेके आया, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसको अपनी कस्टडी में रख पाएगी फॉर 6 मंथ्स तक अपनी कस्टडी में रख पाएगी, और अगर उसको चाहिए तो वापस भी उन बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को मंगवा सकती है उस पर्सन से। बट अगर आप समझो कि उस पर्सन ने उसको प्रोड्यूस तो नहीं किया, बट उस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर म्यूटिलेट कर देगा या फिर ऑल्टर कर देगा या फिर फॉल्सिफाई कर देगा या फिर सिक्रेट कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट वो या फिर तो हमारे पास प्रोड्यूस नहीं करेगा या फिर छुपा देगा या फिर किसी भी ऐसी तरीके से उसको जला देगा, बर्बाद कर देगा ताकि हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए। अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लग रहा है तो उस केस में वो उन बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, मतलब रेड करके उनको उठा के लेके आ सकता है, बट उसको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट या फिर जज ऑफ अ कोर्ट इन मुंबई का। उससे ऑथराइजेशन लेने के बाद ही वो उन बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को सीज कर पाएगा। बट हमको यहाँ पे बोला है कि अगर वो जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है या फिर कंपनी जो कि लिस्टेड होना चाहती है सिक्योरिटीज मार्केट पे, उनके बुक्स को आप तभी सीज कर सकते हो अगर वो इन्वॉल्व है इनसाइडर ट्रेडिंग में या फिर मार्केट मैनिपुलेशन में। उसके अलावा आप उनकी बुक्स को सीज नहीं कर पाओगे। और जो सीज बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है उसको इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपनी कस्टडी में कब तक रख सकती है, वो अपनी कस्टडी में तब तक रख सकती है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर वो खुद से प्रोड्यूस कर देता तो 6 महीने तक रखती, बट अगर हमको सीज करके लेके आनी पड़ रही है तो उस केस में जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक उन बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को कस्टडी में रख सकता है। बट जैसे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उनको रिटर्न करेगा ना, तो उसको मजिस्ट्रेट और जज जिससे उसने ऑथराइजेशन लिया था पहले, उसको इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने रिटर्न कर दी है बुक्स जो उस पर्सन को जिसकी ये बुक्स थी। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद में सेबी क्या ऑर्डर कर सकता है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अगर उसको लगता है कि इससे हेल्प होगी इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी में, तो वो चाहे तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के किसी ऑफिस बेयरर को सस्पेंड कर सकता है, या फिर किसी सिक्योरिटी के ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है, या फिर किसी पर्सन को सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस करने से रिस्ट्रेन कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जेंसॉल और ब्लू स्मार्ट का जो केस हुआ था, उसमें उन कंपनी के जो प्रमोटर थे उनको सेबी ने रिस्ट्रेन कर दिया था, मतलब मना कर दिया था कि आप सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। या फिर अगर सेबी को लगता है तो वो इंपाउंड और रिटेन कर सकता है प्रोसीड्स, कौन सी प्रोसीड्स या फिर कौन सी सिक्योरिटीज को, जो ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, जिस भी ट्रांजैक्शन का, अगर सेबी को लगता है तो वो उसकी प्रोसीड्स को या फिर उन सिक्योरिटीज को इंपाउंड और रिटेन कर सकता है, मतलब खुद के पास रख सकता है, उनको सेल नहीं कर पाएगा। उसके बाद में क्या बोला कि वो इंटरमीडियरी या फिर पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट को बोल सकता है कि आप ऐसे किसी भी एसेट को डिस्पोज या एलिनेट नहीं करोगे, मतलब आप बेचोगे नहीं, अपने पास ही रखोगे, जो कि ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसको आप ना तो बेचोगे और ना ही किसी और को दोगे, आप अपने पास ही रखोगे। उसके अलावा सेबी एक और ऑर्डर कर सकता है, वो बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी जो कि वायलेशन में इन्वॉल्व है, ऐसे बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है अप टू 90 डेज। कितने टाइम तक? 90 डेज तक ऑफ इंटरमीडियरी और पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट। क्या बोला यहाँ पे, 90 डेज तक वो उन बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को अटैच कर पाएगा। अटैच कर पाएगा मतलब वो बैंक अकाउंट है, उसमें से कोई जितना भी पैसा पड़ा है वो आप निकाल नहीं पाओगे, वो बैंक अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। वो जो प्रॉपर्टी है उसको आप सेल नहीं कर पाओगे, उस पर आप कोई और चार्ज नहीं क्रिएट कर पाओगे। सो इन शॉर्ट बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को वो फ्रीज कर देगा। कौन? सेबी इस चीज के लिए ऑर्डर दे सकता है। कब तक के लिए? 90 डेज, अप टू 90 डेज। अब जब 90 डेज चल रहे हैं ना, उस टाइम पे सेबी को कंफर्मेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, किससे? स्पेशल कोर्ट से, उस अटैचमेंट के लिए कि हमने ये अटैचमेंट करा है, इसका आप कंफर्मेशन दे दो। किससे? स्पेशल कोर्ट से। अब लिस्टेड कंपनी और कंपनी जो चाह रही लिस्ट होना सिक्योरिटीज मार्केट पे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे, तो डी, ई और एफ के केस में वो तभी हो सकता है जब वो कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वॉल्व है। उसके बिना आप अटैच नहीं कर पाओगे और ना ही आप नॉट एलिनेट और डिस्पोज के लिए बोल पाओगे,
और ना ही इंपाउंडेड रिटेन कर पाओगे। डी, ई और एफ केवल और केवल तभी हो सकता है जब इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जो लिस्ट होना चाह रही है। और कंप्लीट होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जैसे ही कंप्लीट हो गई उसके बाद में सेबी क्या ऑर्डर कर सकता है, जो हमने यहाँ पे ड्यूरिंग वाला पढ़ा ना वो तो ऑर्डर सेम एज इट इज कर ही पाएगा, उसके अलावा वो पेनल्टी भी लिवाई कर सकता है। पेनल्टी हम कहाँ पढ़ेंगे, जस्ट हम इसके बाद में सेक्शन 15A से लेके 15HB में हम पेनल्टी पढ़ते हैं। और उसके अलावा वो उस पर्सन को जो वायलेट कर रहा है उसको बोल सकता है सीज एंड डिसिस्ट करने के लिए, सीज एंड डिसिस्ट करने के लिए कि आप ऐसे वायलेशन मत करो, आप ऐसे वायलेशन करने से रुक जाओ। सीज एंड डिसिस्ट एनी पर्सन टू कमिट वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब क्या है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ऐसा स्कीम या फिर अरेंजमेंट जिसमें काफी सारे इन्वेस्टर अपना फंड पूल करते हैं। किस चीज के लिए? उनको लगता है कि उस फंड को पूल करने के बदले में उनको या तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर कोई प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर कोई प्रोड्यूस मिलेगा। प्रोड्यूस मिलेगा मतलब इन शॉर्ट कोई भी चीज मिलेगी उनको। कोई भी स्कीम अरेंजमेंट में अगर कोई पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है कि उनको लगता है कि प्रॉफिट, प्रोड्यूस या फिर प्रॉपर्टी मिलेगी, और वो जो फंड है, वो जो उन्होंने प्रोसीड डाले, जो उन्होंने इन्वेस्ट करा अमाउंट, वो स्कीम और अरेंजमेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए, पर्पस के लिए यूज हो रहा है। और वो जो फंड है वो इन्वेस्टर्स अपने डे टू डे कंट्रोल में नहीं, उनके डे टू डे कंट्रोल में नहीं, उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन मैनेज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या बोला? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में कोई पर्सन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको लग रहा है उसको प्रोड्यूस, प्रॉपर्टी या फिर प्रॉफिट मिलेगा। वो जो फंड है वो उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है जो स्कीम अरेंजमेंट का पर्पस है, और उसके अलावा वो उनके डे टू डे कंट्रोल में नहीं है, उसको कोई और पर्सन मैनेज कर रहा है उनके बिहाफ पे। अब अगर कोई फंड है जिसमें 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का कॉर्पस है, मतलब उसमें जो फंड है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का हो गया है, बट वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी हम मान लेंगे कि वो एक CIS है, पूलिंग ऑफ फंड्स इन्वॉल्विंग कॉर्पस ऑफ एटलीस्ट ₹100 करोड़ अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, उसको भी हम मान लेंगे कि वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अभी जो हम पढ़ेंगे स्कीम और अरेंजमेंट, इसको हम CIS नहीं मानेंगे, भले ही वो ऊपर जितने भी हमने प्रोविजंस पढ़े, जो 4 रिक्वायरमेंट्स थी, 2 रिक्वायरमेंट्स थी, ये रिक्वायरमेंट्स अगर वो मीट भी कर रहा है ना तो भी हम उसको CIS नहीं मानेंगे। किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी को, डिपॉजिट अंडर कंपनीज एक्ट या फिर NBFC या फिर निधि कंपनी के अंडर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस या फिर पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम अंडर EPF एक्ट, या फिर चिट बिजनेस या फिर म्यूचुअल फंड, इसको हम CIS नहीं मानेंगे भले ही वो सारे प्रोविजन ऊपर कंप्लाई कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आपको एक डायरेक्ट केस स्टडी में MCQ आ सकता है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने फंड्स कलेक्ट करे इन्वेस्टर से। अब उसने बोला इसके बदले आपको प्लॉट अलॉट किया जाएगा, और वो जो इन्वेस्टर्स है उनका डे टू डे कंट्रोल नहीं है, और कंपनी के पास अथॉरिटी है डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए प्लॉट्स को, और इसके अलावा जो फंड है इसको यूटिलाइज किया जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो अगर वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है तो उसको हम CIS मानेंगे क्योंकि वो सारे कंडीशंस मीट कर रहा है। बट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है एंड उसका कॉर्पस 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है तो उस केस में भी हम उसको CIS मान लेंगे। बट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और 100 करोड़ से कम है तो उस केस में हम उसको फिर CIS नहीं मानेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट जिनका नाम नीचे लिखा है ना, इनको सेबी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और सेबी ने जो भी रेगुलेशंस बनाई हुई है ना उन सारी रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ेगा। किन किन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और कंप्लायंस करना पड़ेगा? स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू इशू, रजिस्ट्रार टू इशू, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, और ये जो सारे लोग दिए हुए हैं इनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको ये सारे नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार ये नाम जरूर से पढ़ लेना कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और कंप्लाई करना पड़ता है। अब उसके बाद में एक बार सर्टिफिकेट दे दिया तो सेबी सस्पेंड भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है इनके रजिस्ट्रेशन को, उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद में। अगर सेबी को लगता है कि यार जो मैंने सर्टिफिकेट दिया वो इन चीजों से कंप्लाई नहीं कर रहा है जिसकी बेसिस पे मैंने इसको दिया, तो सेबी चाहे तो सस्पेंड या फिर कैंसिल भी कर सकता है सर्टिफिकेट, बस उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना। अब हम डिस्कस करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेक्शन 15, इसमें क्या बोला है कि कोई भी पर्सन अगर बुक्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर रिटर्न या फिर रिपोर्ट फर्निश नहीं करता है जो कि सेबी ने बोला है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, अगर वो सेबी को फर्निश नहीं करता है या फिर फर्निश करता है बट इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फर्निश करता है, या फिर उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करे, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। कितनी? एटलीस्ट ₹1 लाख, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए लगेगी, और हर दिन के साथ में अगर वो कंटिन्यूइंग फेलियर है तो हर दिन का 1 लाख रुपए और लगेगा। बट मैक्सिमम 1 लाख रुपए जो हम सबसे पहले लगा रहे हैं उसके बाद में हर दिन का 1 लाख लगा के मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक की इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है।
या फिर अगर कोई इंटरमीडियरी है वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं करता उसके क्लाइंट के साथ जो कि इस एक्ट के अंडर रिक्वायर्ड है, अगर वो फिर भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं करता तो उसके ऊपर भी सेम पेनल्टी लगाई जाएगी। या फिर अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या फिर इंटरमीडियरी है जो इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं कर रहा है, मतलब ग्रीवेंसेस यानी जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स की उनको एड्रेस नहीं कर रहा है सेबी के बोलने के बाद भी, तो उस केस में उस लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी के ऊपर भी ये पेनल्टी लगाई जाएगी। या फिर सीआईएस या फिर म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन की कंडीशन से कंप्लाई नहीं करता है। क्या कंडीशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई स्कीम अपनी लिस्ट करानी है तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, यूनिट सर्टिफिकेट डिस्पैच करने पड़ेंगे, अगर उन्होंने सिक्योरिटीज या फिर जो भी यूनिट्स है वो अलॉट नहीं करी तो एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी स्पेसिफाइड फंड में। तो ये सारी चीजें अगर उन्होंने कंप्लाई नहीं करी तो उस केस में उनके ऊपर भी सेम पेनल्टी लगाई जाएगी। या फिर अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको हम एएमसी बोलते हैं, अगर वो रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करती है, कौन से रेगुलेशन से, जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रही है उनको कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, मतलब कोई रेगुलेशन दी हुई है एएमसी के लिए कि आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बट अगर एएमसी उनसे कंप्लाई नहीं करती है एंड उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है तो एएमसी के ऊपर भी सेम पेनल्टी लगाई जाएगी। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट कोई भी रेगुलेशन या फिर डायरेक्शन सेबी की कोई भी रेगुलेशन डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करते हैं तो इनके ऊपर भी सेम पेनल्टी लगाई जाएगी। बट यहां पे हमको बोला है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, इनके केस में 1 लाख प्लस 1 लाख तो सेम लगेगी पेनल्टी, बट मैक्सिमम पेनल्टी जो यहाँ पे 1 करोड़ की दी हुई है ना, वो इनके लिए, इन 3 के लिए बस चेंज हो जाएगी। उनके केस में मैक्सिमम पेनल्टी क्या रहेगी, उनके केस में मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी हायर ऑफ ₹1 करोड़ या फिर 3 टाइम्स ऑफ गेन मेड आउट ऑफ सच फेलियर। जितना उन्होंने फेलियर के वजह से गेन मिला उनको उसके 3 टाइम तक या फिर 1 करोड़ विच एवर इज हायर तक उनकी मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है। अब अगर जो स्टॉक ब्रोकर है वो सिक्योरिटी डिलीवर नहीं करता है या फिर जो इन्वेस्टर्स का पैसा उसके पास बाकी है वो उनको रिफंड नहीं करता है तो उस केस में स्टॉक ब्रोकर पे भी सेम पेनल्टी लगाई जाएगी। या फिर अगर स्टॉक ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है अगर उसने किसी पर्सन के बिहाफ पे सिक्योरिटीज परचेज करी तो कॉन्ट्रैक्ट नोट एक प्रूफ होता है कि मैंने सिक्योरिटीज परचेज कर ली, उसके क्या टर्म्स थे, किस प्राइस पे खरीदी, वो सब होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट में। अगर स्टॉक ब्रोकर फेल करता है मतलब इशू ही नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट नोट तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, ₹1 लाख से लेके ₹1 करोड़ के बीच में, कम से कम ₹1 लाख और मैक्सिमम ₹1 करोड़ तक उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। या फिर अगर स्टॉक ब्रोकर जो है ना वो ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है इन एक्सेस ऑफ जो हमको रेगुलेशन में बताई गई है, जो रेगुलेशन में बताई गई है उससे भी ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, कम से कम ₹1 लाख, बट कहां तक, कितने अमाउंट तक पेनल्टी लग सकती है, 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए की पेनल्टी तो लगनी है और कितने रुपए तक लग सकती है, 5 टाइम्स और जितना भी एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया गया। उसके बाद में अगर कोई भी पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से अगर वो किसी भी सिक्योरिटीज में डील कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब हम ये डिटेल में तो पीआईटी में पढ़ते हैं, बट अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी जनरल पब्लिक के पास नहीं है, बट अगर जनरल पब्लिक के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो उसकी वजह से सिक्योरिटी की प्राइस में फर्क पड़ेगा, जो भी सिक्योरिटी है उसकी प्राइस में फर्क पड़ेगा। अगर कोई पर्सन ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डील करता है सिक्योरिटीज में या फिर वो किसी और पर्सन को कम्युनिकेट करता है या फिर किसी और पर्सन के थ्रू वो सिक्योरिटीज परचेज करता है तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और पेनल्टी लगाई जाएगी बहुत भारी, कितनी, कम से कम ₹10 लाख, जो कि एक्सटेंड कर सकती है, मतलब जो कि सबसे मैक्सिमम कितनी लगाई जा सकती है, हायर ऑफ ₹25 करोड़ या फिर 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। कम से कम 10 लाख रुपए की तो पेनल्टी लगनी है, मैक्सिमम कितनी लग सकती है, ₹25 करोड़ या फिर 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट जो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से हुआ, विच एवर इज हायर। अभी जो 15H है ये SAST रेगुलेशंस का है। अब यहाँ SAST रेगुलेशन में बोला गया कि अगर आप एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ले लेते हो किसी कंपनी का तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है और एक केस में आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करके पब्लिक ऑफर देके सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। हम डिटेल में इसको SAST में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी पर्सन अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज नहीं करता है फर्दर शेयर्स अक्वायर करने के लिए उस बॉडी कॉर्पोरेट में या फिर
वो पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करता है मिनिमम प्राइस पे शेयर्स एक्वायर करने के लिए, या फिर पब्लिक ऑफर लेटर ऑफ ऑफर देके नहीं करता है, पब्लिक ऑफर नहीं करता है, लेटर ऑफ ऑफर देके किसको, जो करंटली शेयर होल्डर्स है कंपनी के, या फिर वो कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं करता है, किनको पेमेंट नहीं कर रहा है, जिनसे उसने शेयर्स खरीदे। क्या 4 केसेस बताए, या तो शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है, या फिर पब्लिक ऑफर नहीं दे रहा है किसको, शेयर होल्डर्स को, या फिर उनका पेमेंट नहीं कर रहा है। तो इस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, मिनिमम ₹10 लाख, मैक्सिमम हायर ऑफ ₹25 करोड़, या फिर 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच फेलियर। ये जो हमने अभी ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी देखी ना, ये और ये पेनल्टी बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पे लिखा हुआ है 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच फेलियर, ऊपर लिखा हुआ था 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब अगर कोई भी पर्सन फ्रॉडलेंट या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम ₹5 लाख और मैक्सिमम हायर ऑफ ₹25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच प्रैक्टिसेस। और उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन जानबूझ के सोच समझ के कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट या फिर रेगुलेटरी डेटा को ऑल्टर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, म्यूटिलेट करता है, कंसील करता है, फिर फॉल्सिफाई करता है, मतलब इन शॉर्ट, या फिर तो चेंज कर देता है या फिर उसको बिल्कुल बिगाड़ देता है ताकि हम एक्सेस नहीं कर पाए, या फिर सिस्टम डेटाबेस में कोई वायरस इंट्रोड्यूस कर देता है, या फिर किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, डाउनलोड करता है, या फिर एक्सट्रैक्ट करता है किसी ऐसे रेगुलेटरी डेटा को, या फिर डिसरप्ट कर देता है सिस्टम डेटाबेस की फंक्शनिंग को, जिसका उसको ऑथराइजेशन ही नहीं है, ऐसे किसी डेटा को एक्सेस करता है या फिर डाउनलोड कर रहा है, फिर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, या फिर डिसरप्ट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो किसी और पर्सन को इन 3 काम को करने के लिए हेल्प कर रहा है, मतलब जो ये काम कर रहा है उसको तो हम लेंगे, इस पेनल्टी लगाएंगे, उसके साथ में अगर कोई और पर्सन इसकी हेल्प कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम ये पेनल्टी लगाएंगे। कितनी पेनल्टी लगेगी, मिनिमम ₹1 लाख और मैक्सिमम कितनी लग सकती है, हायर ऑफ ₹10 करोड़ या फिर 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच फेलियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे जनरल पेनल्टी, यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करता है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी हुई उस सेक्शन में, तो उस केस में हम इतनी पेनल्टी लगाएंगे, कितनी, मिनिमम ₹1 लाख और मैक्सिमम ₹1 करोड़ तक हम पेनल्टी लगा सकते हैं। अब अगर कोई ऑफेंस है वो किसी कंपनी या फिर एसोसिएशन ऑफ मेंबर ने करा, अभी हमने जितने भी ऊपर ऑफेंस देखे ना, अगर किसी कंपनी या फिर एसोसिएशन ऑफ मेंबर ने करा तो हम गिल्टी किसको मानेंगे, कंपनी और एसोसिएशन को तो मानेंगे ही, उसके अलावा कोई ऐसा पर्सन जो उस कंपनी या फिर एसोसिएशन के बिजनेस को मैनेज करने के लिए इंचार्ज या फिर रिस्पॉन्सिबल था उसको भी मानेंगे। बट अगर वो पर्सन जो है वो प्रूव कर देता है कि जो ऑफेंस है ना ये उसकी नॉलेज के बगैर हुआ, या फिर उसने ड्यू डिलिजेंस करा था, मतलब उसने चेक करा था कि जो हम काम कर रहे हैं ये ऑफेंस नहीं है, बट स्टिल वो फिर भी ऑफेंस हुआ, तो उस केस में वो लायबल नहीं होगा, बट उसको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। उसके अलावा और कौन गिल्टी होगा, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मेंबर ऑफ एसोसिएशन, या फिर कोई भी ऑफिसर जिसकी कंसेंट या फिर नेग्लेक्ट की वजह से जो ऑफेंस हुआ, तो उस केस में ये भी गिल्टी माने जाएंगे। अब हम देखते हैं एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी। एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी कौन करेगा, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर यानी एओ, और उसको अपॉइंट करेगा सेबी। अब वो क्या करेगा, वो करेगा एडजुडिकेट पेनल्टी। एडजुडिकेट पेनल्टी में सबसे पहले क्या होता है, वो जाके देखेगा कि जो ऑफेंस है ये सही में हुआ है क्या, और उसके बाद में हमने अभी ऊपर क्या देखा था, हम ऊपर देख रहे थे किस रेंज में हम पेनल्टी लगा सकते हैं। अभी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है ना वो एग्जैक्ट पेनल्टी का अमाउंट बताएगा कि कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, बट पेनल्टी लगाने से पहले उसको 3 फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। कौन कौन से, सबसे पहला कि जो पर्सन है इसको कितना डिस्प्रपोर्शनेट गेन हुआ या फिर कितना इसको एडवांटेज हुआ, उसके अलावा इन्वेस्टर को कितना लॉस हुआ, उसके अलावा कितना रिपीटेटिव नेचर है इस डिफॉल्ट को करने का, मतलब वो अगर एक बार कर रहा है तो ठीक है हम उसको कम लगाएंगे, बट अगर वो बार बार सेम ही काम करे जा रहा है, सेम ही ऑफेंस करे जा रहा है, तो हम उसको अच्छी खासी पेनल्टी लगाने वाले हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे बोला है कि अगर सेबी को लगता है कि जो एओ ने अभी ऑर्डर पास कराना है, पेनल्टी एडजुडिकेट करी, वो एरनेस है, मतलब वो गलत है, तो उस केस में सेबी चाहे तो उस पेनल्टी को एनहेंस कर सकता है, कम नहीं कर सकता, बढ़ा सकता है, एनहेंस कर सकता है, बट उसको एनहेंस करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी उस पर्सन को जिस पर्सन की पेनल्टी एनहेंस की जा रही है। बट ये जो सेबी है ना ये कब तक एनहेंस कर पाएगा, आफ्टर डिस्पोजल ऑफ अपील और 3 months फ्रॉम पेनल्टी ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, इस डेट तक ही वो पेनल्टी को एनहेंस कर सकता है, उसके बाद में वो एनहेंस नहीं कर पाएगा। कब तक एनहेंस कर सकता है, या फिर तो अपील जो करी उसने वो डिस्पोज हो गई, या फिर उस पेनल्टी ऑर्डर को पास करे हुए भी 3 महीने हो गए, उसके बाद में फिर सेबी एनहेंस नहीं कर पाएगा पेनल्टी, इसके अर्लियर तक सेबी एनहेंस कर सकता है। अब अगर सेबी को लगता है कि जो हमने ऊपर ऑफेंस देखा ना वो सीरियस नेचर का है, तो उस केस में सेबी कंप्लेन कर सकता है स्पेशल कोर्ट को कि हमको जो पेनल्टी लगानी वो तो लगा रहे हैं, अब आप भी अगर चाहो तो आप भी एडिशनल पेनल्टी लगा सकते हो।
स्पेशल कोर्ट कैन लेवी एडिशनल पेनल्टी एज फॉलोज। स्पेशल कोर्ट कितनी पेनल्टी लगा सकता है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स मतलब 10 साल तक की जेल, या फिर फाइन अप टू ₹25 करोड़, या फिर दोनों। बट अगर वो जो पर्सन है ना उसने पेनल्टी पे करने से फेल करा था, या फिर वो सेबी के डायरेक्शन या फिर ऑर्डर से कंप्लाई नहीं कर रहा था, तो उस केस में उसको मिनिमम 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट तो होगी। सर आप तो यहाँ पे 10 ईयर्स की बोले थे, 1 मंथ क्यों? हमने यहाँ पे देख रहे थे, और या फिर तो इम्प्रिजनमेंट लगेगा या फिर जेल लगेगा या फिर दोनों लगेगा। बट अगर वो ये चीज कर रहा है, मतलब वो पेनल्टी पे नहीं कर रहा है या फिर डायरेक्शन ऑर्डर से कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसके ऊपर मिनिमम 1 मंथ की पेनल्टी, 1 मंथ का जेल तो लगना ही लगना है। अभी जो स्पेशल कोर्ट है एस्टेब्लिश कौन करता है? एस्टेब्लिश करता है सीजी फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। हमने देखा था स्पेशल कोर्ट कंपनीज एक्ट में क्या होता है, मतलब ऐसा कोर्ट जो कि केवल और केवल कंपनीज एक्ट के केसेस देखेगा। उसी तरीके से सेबी में भी एक स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किया गया। कौन एस्टेब्लिश करता है? एस्टेब्लिश करता है सीजी, ऐसा स्पेशल कोर्ट जो कि केवल और केवल सेबी के ही केसेस सुनेगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं रिकवरी ऑफ अमाउंट। यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई भी पर्सन पेनल्टी या फीस पे नहीं करता है, या फिर डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर से कंप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर सेबी ने जो बोला उसको अमाउंट रिफंड करने के लिए वो रिफंड नहीं कर रहा है, तो उस केस में सेबी ऑथराइज करेगा एक रिकवरी ऑफिसर को। सेबी क्या करेगा? एक ऑथराइज करेगा एक रिकवरी ऑफिसर को, और वो जो रिकवरी ऑफिसर है वो एक स्टेटमेंट या फिर सर्टिफिकेट बनाएगा, और उसमें लिखेगा कि कितना अमाउंट ड्यू है उस पर्सन से वापस लेना, कितना अमाउंट ड्यू है उस पर्सन से वापस लेना, और फिर वो प्रोसीड करेगा रिकवर करने के लिए उस अमाउंट को। अब वो अमाउंट कैसे रिकवर कर सकता है? सबसे पहला वो अटैच करेगा और सेल करेगा उस पर्सन के प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स को, मतलब उस पर्सन के प्रॉपर्टी को और बैंक अकाउंट्स को वो अटैच करेगा, और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी को बेच देगा, या फिर बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो निकाल लेगा, तो उससे वो अपना जितना भी बाकी है अमाउंट उसको वो प्रोसीड को रिकवर कर लेगा। या फिर इसके साथ में ये तीनों चीजें या फिर तो साथ में भी हो सकती है, और अगर सेबी चाहे, रिकवरी ऑफिसर चाहे तो अलग अलग भी कर सकता है। और अब समझो इस प्रॉपर्टी को उसने अटैच कर लिया, तो उसके बाद में अगर उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करा, तो उसके लिए वो एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है, जो कि उस प्रॉपर्टी को जब तक वो सेल हो रही है तब तक उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, उस पर्सन की इमूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, और उस पर्सन को डिटेन भी किया जा सकता है। डिटेन किया जा सकता है मतलब उस पर्सन को जेल में डाला जा सकता है। बट अब समझो एक पर्सन था, उस पर्सन को पता था कि यार अमाउंट ड्यू हो गया, अब ये मेरे से ना मेरी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कर लेंगे, मेरी प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो उस केस में उस पर्सन ने क्या करा, उस पर्सन ने अपने प्रॉपर्टी और मनी जो भी बैंक अकाउंट में था उसको ट्रांसफर कर दिया। जैसे उसको पता लगा अमाउंट ड्यू है, उसके बाद में किसको ट्रांसफर करा, या फिर तो स्पाउस को, मतलब अपनी वाइफ को, या फिर अपने हस्बैंड को, या फिर माइनर चाइल्ड को, या फिर सन वाइफ को, या फिर सन के माइनर चाइल्ड को। इन चारों में से अगर किसी को भी उसने ट्रांसफर कर दिया अमाउंट ड्यू होने के बाद में विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में हम मानेंगे कि जो अमाउंट उसने ट्रांसफर करी, जो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर करी ना, वो उसी पर्सन की प्रॉपर्टी, हम उसको रिकवरी के लिए उस प्रॉपर्टी, उस बैंक अकाउंट के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। अब समझो एक चीज कि अगर वो पर्सन है, मतलब जो उसका चाइल्ड था वो माइनर था जब उसने ट्रांसफर करी, या फिर जो उसका सन का माइनर चाइल्ड था वो माइनर था जब उसने ट्रांसफर करी, बट अगर ट्रांसफर करने के बाद में जब वो रिकवरी कर रहा है वो रिकवरी ऑफिसर, उस टाइम तक वो जो पर्सन है, वो जो माइनर चाइल्ड है या फिर सन्स माइनर चाइल्ड है, वो अडल्ट हो गया, वो 18+ हो गया, तो क्या उस केस में उस प्रॉपर्टी को या फिर उस बैंक अकाउंट के मनी को इंक्लूड किया जा सकता है क्या? यहाँ पे बोला हम देखेंगे जब आपने ट्रांसफर किया था, हम अभी नहीं देख रहे जब रिकवरी ऑफिसर देख रहा है उस टाइम का नहीं देख रहे हैं, जब आपने ट्रांसफर किया तब उसकी एज क्या थी, अगर वो माइनर था तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे उस प्रोसीडिंग को रिकवर करने में, उसके जितना भी अमाउंट ड्यू है उसको रिकवर करने में हम उस प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को भी इंक्लूड करेंगे। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि करण था, उसका अमाउंट ड्यू था, उसकी प्रॉपर्टी और जो बैंक अकाउंट है उसने ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर करा, सन के माइनर चाइल्ड को या फिर स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को या फिर सन्स वाइफ को, तो उस केस में हम उस प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को भी इंक्लूड करेंगे, उस प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को भी रिकवरी ऑफिसर इंक्लूड कर सकता है अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए। बट अगर उसी जगह पे ये अपने अडल्ट चाइल्ड को, मतलब जो 18+ एज का है उसको अगर ट्रांसफर करता तो हम फिर उसको इंक्लूड नहीं कर पाते, अगर माइनर है तो ही इंक्लूड कर पाएंगे। और जो माइनर चाइल्ड है या फिर सन्स माइनर चाइल्ड है, अगर वो एडल्ट भी हो जाता है ना, जिस टाइम प्रोसीडिंग रिकवर कर रहे हैं, तब भी हम उसको इंक्लूड करेंगे, अब हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है जिसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, जिसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा था, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका केस ही बंद हो जाएगा, उसका जो केस है वो माना जाएगा कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट चालू हो जाएगा। मतलब अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके अगेंस्ट वो लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू की जाएगी।
बट उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप मैक्सिमम कितना अमाउंट तक मांग सकते हो, अप टू एक्सटेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज। मतलब जिस पर्सन की डेथ हुई उससे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितना अमाउंट या फिर जितना भी पैसा इनहेरिट हुआ, केवल उस अमाउंट तक ही आप उस पर्सन से ले सकते हो, उस पर्सन को लायबल कर सकते हो। बट यहाँ पे बोला है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा अगर उसने जो इनहेरिटेंस वाला अमाउंट या फिर प्रॉपर्टी है उसको या फिर तो बेच दिया या फिर उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया। किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसको इनहेरिट हुई उसके अगर ऊपर उसने चार्ज क्रिएट कर दिया या फिर उसको बेच दिया, तो उतने अमाउंट तक के लिए, केवल उस प्रॉपर्टी के उतने अमाउंट तक के लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि नमन है, नमन एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो किसी पर्सन की डेथ की वजह से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना मिला, उसको मिला है ₹50 लाख। अगर उसको ₹50 लाख इनहेरिट हुआ है तो उस केस में जो लीगल प्रोसीडिंग है वो मैक्सिमम उससे 50 लाख तक के लिए ही लायबल कर सकती है। बट अगर समझो उसने 5 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया या फिर डिस्पोज कर दिया, तो 45 लाख तो उसको डायरेक्ट लीगल प्रोसीडिंग में उसको मिल ही जाएगा। और बट वो जो 5 लाख है उसके लिए नमन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको पर्सनली लायबल किया जा सकता है, उस पर्सन को पर्सनली लायबल किया जा सकता है। बट अगर समझो उसको इनहेरिटेंस हुआ 1.5 करोड़ और लीगल प्रोसीडिंग है केवल ₹1 करोड़ की, तो फिर पूरा ₹1 करोड़ तक यहाँ पे उससे लायबल कर सकते हैं हम उसको, पूरा ₹1 करोड़ तक के लिए। अब हम बात करते हैं अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे क्या बोला कि अगर सेबी या फिर एओ या फिर इरडा या फिर पीएफआरडीए कोई भी ऑर्डर पास करता है इस एक्ट के अंदर, तो जो पर्सन अग्रीव्ड है वो विद इन 45 डेज सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल यानी सेट के पास जा सकता है उस ऑर्डर की अपील को लेके। और अगर सेट को लगता है तो सेट इससे भी ज्यादा पीरियड उसको दे सकता है, मतलब विद इन 45 डेज से भी ज्यादा पीरियड उसको अलाउ कर सकता है अपील देने के लिए। अब जो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल है ना, उसको विद इन 6 मंथ, जैसे उसको अपील रिसीव हुई विद इन 6 मंथ उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा और उस अपील को डिस्पोज करना पड़ेगा उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद में। और जैसे ही उसने ऑर्डर पास करा उसकी कॉपी उसको सारी पार्टीज टू अपील को भेजनी पड़ेगी। अब अगर कोई पर्सन है वो सेट के ऑर्डर से भी अगर अग्रीव्ड है तो उस केस में वो विद इन 60 डेज, जैसे उसको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उसके विद इन 60 डेज वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, बट केवल और केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब कोई अगर इंटरप्रिटेशन इशू है ना तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा पाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, अपील वो विद इन 60 डेज कर पाएगा, बट अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से वो विद इन 60 डेज नहीं आ पाया तो फर्दर 60 डेज भी अलाउ कर देगा उस पर्सन को। अब हम देखते हैं सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल में कौन लोग होते हैं और उसको कौन कंस्टिट्यूट करता है। तो सबसे पहला सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है ना उनको हम मानते हैं जैसे कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही हैं और इसको एस्टेब्लिश करता है सीजी। और इसके अलावा सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास सारी पावर्स होगी जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है, वो सारी पावर्स सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास भी होगी। अब सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल में कौन कौन होता है, एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर, एटलीस्ट एक टेक्निकल मेंबर। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन पर्सन प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकता है, या तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। चीफ जस्टिस मतलब जो हाई कोर्ट की वर्किंग को ओवरसी करता है ना, जो हाई कोर्ट को संभालता है उसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। या फिर वो जो पर्सन है वो हाई कोर्ट का जज है फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, वही पर्सन प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकता है। जुडिशियल मेंबर कौन बन सकता है, ऐसा पर्सन जो कि जज है हाई कोर्ट का फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। बट इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है सीजी इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को ओवरसी करता है ना उसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजी अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब टेक्निकल मेंबर कौन अपॉइंट हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी होना चाहिए मिनिस्ट्री या फिर सीजी के डिपार्टमेंट में, या फिर वो कोई इक्विवेलेंट पोस्ट होल्ड करना चाहिए सीजी या फिर एसजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई इक्विवेलेंट पोजीशन होल्ड करना चाहिए। और उसके अलावा उसके पास मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज मार्केट, पेंशन फंड, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। टेक्निकल मेंबर को सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करते हैं। अब सेट का जुरिसडिक्शन क्या रहता है, सेट अपना जुरिसडिक्शन मेंटेन एक्सरसाइज करता है उसके बेंचेस के थ्रू, बट उसकी एक बेंच में कौन कौन होता है और उसकी बेंच को कौन कंस्टिट्यूट करता है, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल की बेंच को कंस्टिट्यूट करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एक बेंच में
एटलीस्ट एक जुडिशियल मेंबर और एटलीस्ट एक टेक्निकल मेंबर तो होना ही चाहिए। और इनकी जो बेंचेस है ना, ये जनरली मुंबई में ही बैठती है, मुंबई में जनरली बेंचेस बैठती है। अब अगर कोई बेंच है जिसमें 2 मेंबर्स हैं और वो जो दोनों मेंबर्स है ना वो अपने ओपिनियन में डिफर कर रहे हैं, मतलब एक बोल रहा है फेवर में और एक बोल रहा है अगेंस्ट में, तो अब डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो यहाँ पे बोला है कि वो जो बेंच है वो जो केस है इसको रेफर करेगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो या तो वो केस खुद से सुनेगा या फिर वो रेफर कर सकता है उस केस को सेट के बाकी मेंबर्स के पास। और फिर जिन जिन लोगों ने केस सुनाना उन सब के डिसीजन के बेसिस पे जो भी मेजोरिटी में डिसीजन आ रहा है ना वो हम मानेंगे कि वो ही इस केस का डिसीजन होगा। अब ये जो हम बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर कोई भी मेंबर है वो एक बार में मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। सर क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है? बिल्कुल वो रीअपॉइंट हो सकता है, जितनी बार चाहो आप उतनी बार रीअपॉइंट हो सकता है, बट मैक्सिमम एक बार में वो 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर कोई भी अदर मेंबर केवल 70 इयर्स की एज तक ऑफिस होल्ड कर सकता है। हमने सेबी के बोर्ड में देखा था 65 इयर्स की एज, हम यहाँ पे देख रहे हैं सेट के बोर्ड में, सेट में जो बैठते हैं, सेट की जो बेंचेस होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर कोई भी मेंबर मैक्सिमम 70 इयर्स की एज तक ही ऑफिस होल्ड कर सकता है। अब अगर कोई पर्सन है जो कि सीनियर लेवल पे है, इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर वो मेंबर है सेबी इडा या फिर पीएफआरडीए का, तो उस केस में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर सेट का मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो या फिर उधर ऑफिस होल्ड कर रहा है और उस ऑफिस से निकलने के 2 साल तक भी वो इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर टेक्निकल या फिर जुडिशियल मेंबर नहीं बन पाएगा। एक बार उसका 2 साल का टर्म खत्म हो गया निकलने के बाद, उसके बाद फिर वो प्रिजाइडिंग मेंबर या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर मेंबर बन पाएगा सेट में। अब अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है तो उसका ऑफिस कौन होल्ड करेगा? उसका ऑफिस होल्ड करेगा सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर। कब तक होल्ड करेगा? जब तक नया प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं आ जाता ना, तब तक सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस होल्ड करेगा। जैसे ही वो ऑफिसर न्यू प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ गया तो उस केस में सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस होल्ड करने से हट जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि अगर सेट की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी गलती थी, कोई भी डिफेक्ट था, तो उसकी वजह से सेट ने जो पहले डिसीजन लिए, जो भी एक्ट्स पहले थे सेट के, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हम मानेंगे उसने गुड फेथ में किया था, तो उस केस में यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, भले ही अगर सेट के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था तो भी। अब यहाँ पे बोला है कि सेट के पास अगर अपील लेके आ रहा है तो वो जो पर्सन है वो या तो खुद से इन पर्सन आ सकता है या फिर वो ऑथराइज कर सकता है उसके ऑफिसर को, सीए को, सीएस को, सीएमए को या फिर लीगल प्रैक्टिशनर को कि उसके बिहाफ पे वो सेट के सामने वो केस लेके जाए। अब उसके बाद हम देखते हैं रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर्स ऑफ सेट। यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर मेंबर है वो रिजाइन कर सकते हैं, बस उनको क्या करना पड़ेगा? सीजी को नोटिस देना पड़ेगा। और कब तक वो रिजाइन कर पाएंगे? मतलब समझो अगर वो आज रेजिग्नेशन नोटिस दे रहे हैं सीजी को, तो वो 3 मंथ्स फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जैसे ही सीजी को नोटिस रिसीव हुआ उसके 3 महीने तक, या फिर जैसे उनका ऑफिस का टर्म खत्म हो गया उस टाइम तक, या फिर जैसे ही उनका सक्सेसर ऑफिस में आ गया, whichever is earlier तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे, उसके बाद में वो ऑफिस से निकल पाएंगे। अगर सीजी उनको जल्दी छोड़ने के लिए अलाउ कर देता है तो बात अलग है, वरना उनको ये टर्म कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऑफिस से निकल पाएंगे। अब यहां तो हमने देखा था रिजिग्नेशन वाला, अब हम देखते हैं रिमूवल वाला। सीजी रिमूव कर सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और मेंबर को। कैसे रिमूव करेगा? इंक्वायरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जज से और उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद इन 5 केसेस में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर को रिमूव कर सकता है। कौन से 5 केस? इंसॉल्वेंट हो गया अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर मेंबर, या फिर वो कन्विक्ट है किसी ऐसे ऑफेंस में जो मॉरल टर्प्यूटेड इन्वॉल्व करता है, या फिर उसने अपनी पोजीशन ऐसे अब्यूज करी जो कि डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर वो फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो गया, या फिर उसने कोई ऐसे इंटरेस्ट एक्वायर करे जिनसे उसके जो फंक्शंस है वो प्रिजुडिशियली अफेक्ट हो रहे हैं, वो अगेंस्ट में अफेक्ट हो रहे हैं, वो प्रिजुडिशियली अफेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक पर्सन है, उसने वो रिजाइन करना चाहता है, उसने नोटिस दिया 1 जून 2025 को, वो अपॉइंट हुआ था 1 जन 2021 को 5 इयर्स के लिए, और उसका सक्सेसर ऑफिस में आता है 1 नवंबर 2025 को। तो वो ऑफिस से कब निकल सकता है? 3 मंथ्स फ्रॉम नोटिस कब हो रहा है? 3 मंथ्स फ्रॉम नोटिस हुआ 1 सितंबर 2025 को। एक्सपायरी कब हो रहा है उसके टर्म का? 1 जन 2026 को। सक्सेसर आया 1 नवंबर 2025 को। विचएवर इज अर्लियर क्या है? विचएवर इज अर्लियर है 1 सितंबर 2025। तो 1 सितंबर 2025 से निकल सकता है ऑफिस से। अगर उसको सीजी अलाउ कर देता है उससे पहले निकलने के लिए तो उससे पहले भी निकल पाएगा, बट अगर वो सीजी अलाउ नहीं करता है तो 1 सितंबर 2025 से पहले ऑफिस से नहीं निकल पाएगा।
हमने सेकंड केस क्या देखा था कि नोटिस अगर दिया है 1 जून 2025 को, अपॉइंट हुआ 1 अगस्त 2022 को 20 को 5 ईयर्स के लिए, सक्सेसर उसका आया 1 नवंबर 2025 को, तो उस केस में कब निकल पाएगा? 3 मंथ्स फ्रॉम नोटिस कब आ रहा है? 1 सितंबर 2025। एक्सपायरी कब हो रहा है टर्म का? 1 अगस्त 2025। और सक्सेसर कब आया? 1 नवंबर 2025। अब यहाँ पे विचएवर इज अर्लियर कौन सा है? विचएवर इज अर्लियर है 1 अगस्त 2025। तो वो नोटिस देके 1 अगस्त 2025 तक भी निकल सकता है ऑफिस से। अब हम देखते हैं सेटलमेंट, कंपाउंडिंग एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन। सेटलमेंट, कंपाउंडिंग और इम्यूनिटी के बारे में इस प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है, वो पर्सन सेटलमेंट के लिए सेबी के पास आ सकता है। मतलब वो बोल सकता है कि मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग चालू हो गई है, अब वो कुछ अमाउंट देके सेबी के साथ वो जो केस है, वो प्रोसीडिंग जो है उसको सेटल कर सकता है। बट जो यहाँ पे ऑर्डर सेबी पास करेगा ना, उसके अगेंस्ट अपील नहीं फाइल की जा सकती। यहाँ पे क्या बोला कि जो प्रोसीडिंग चल रही है वो पर्सन सेबी के पास आके उस प्रोसीडिंग को सेटल कर सकता है कुछ अमाउंट देके, बट सेबी ने जो है ऑर्डर लिया उसके अगेंस्ट में अपील नहीं फाइल की जा सकती। अब उसके बाद में हमको बोला कि हमने जितने भी ऑफेंसेस देखे ना ऊपर, वो सारे ऑफेंसेस कंपाउंड किए जा सकते हैं, बट कौन कौन से ऑफेंस कंपाउंड नहीं किए जा सकते? जिसमें केवल और केवल पनिशमेंट बताई हुई इम्प्रिजनमेंट की, या फिर पनिशमेंट बताई हुई इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों की। इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन मतलब दोनों, इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग रहे हैं ना जिस जगह पे, या फिर जहां पे केवल और केवल इम्प्रिजनमेंट है, वो ऑफेंसेस कंपाउंड नहीं हो सकते। उसके अलावा बाकी सारे ऑफेंसेस कंपाउंड कर सकता है कौन? सेट या फिर स्पेशल कोर्ट, जिसके भी पास में वो प्रोसीडिंग है वो उस ऑफेंस को कंपाउंड कर पाएगा। अब यहां पे हमको क्या बोला कि सीजी इम्यूनिटी दे सकता है किसी पर्सन को प्रोसिक्यूशन या फिर पेनल्टी से। प्रोसिक्यूशन चालू होने से पहले सीजी किसी भी पर्सन को इम्यूनिटी दे सकता है, किससे? प्रोसिक्यूशन या फिर पेनल्टी से। बट कब दे पाएगा इम्यूनिटी? अगर उसको रिकमेंड किया है सेबी ने। किसको रिकमेंड किया है? सीजी को। अगर सेबी ने रिकमेंड किया है कि आप इस पर्सन को इम्यूनिटी दे दो, ये जो पर्सन है ना ये फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ वायलेशन दे रहा है, तो उस केस में फिर सीजी इसको इम्यूनिटी दे सकता है प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी से। बट अगर एक बार प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गई तो उस केस में फिर इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो जो इम्यूनिटी दी है उसको विड्रॉ भी कर सकता है, अगर वो जो पर्सन है उसने कंप्लाई नहीं किया कंडीशंस ऑफ इम्यूनिटी से, या फिर उसने जो एविडेंस दिया था ना वो फॉल्स एविडेंस था, तो उस केस में सीजी उस इम्यूनिटी को भी विड्रॉ कर सकता है। अब हमने ऊपर देखा था कि अमाउंट कलेक्ट होता है डिस्गॉर्जमेंट का, पेनल्टी का, सेटलमेंट का। तो जो डिस्गॉर्जमेंट का अमाउंट कलेक्ट हो रहा है ना, वो कहाँ जाएगा? वो डिपॉजिट होगा आईपीएफ में, या फिर सेबी उसको यूटिलाइज करेगा एज पर रेगुलेशंस। और जो पेनल्टी और सेटलमेंट का अमाउंट रहता है वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और उसके अंदर हमको दिया है बार ऑफ जुरिसडिक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सबसे पहले क्या बोला कि कोई भी सिविल कोर्ट ऐसा कोई भी जुरिसडिक्शन या फिर कोई भी केस नहीं ले सकता जो कि सेबी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर सेट एम्पावर्ड डिटरमाइन करने के लिए। हमने ऊपर कुछ केसेस देखे जो कि सेट या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर सेबी ही ले सकता है, तो उन केसेस को सिविल कोर्ट नहीं लेगा, उन केसेस को सिविल कोर्ट अपनी केस बुक में एंटर नहीं करेगा। उसके अलावा कोई भी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता है, जो एक्शन सेबी ने या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने या फिर सेट ने लिया ना, उनके खिलाफ कोई भी इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता है। इंजंक्शन मतलब कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप स्टे नहीं दे सकते, या फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अगेंस्ट में आप चीज नहीं बोल सकते हो। मतलब जैसे इस ऑर्डर ने अगर बोला कि ये चीज ऐसे होगी, तो सिविल कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट उसके अगेंस्ट इंजंक्शन नहीं दे सकता और उस चीज को किसी और तरीके से करने के लिए नहीं बोल सकता है। उसके बाद में अगर बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी और उनके ऑफिसर्स, मेंबर्स या फिर एम्प्लॉइज ने अगर कोई भी चीज गुड फेथ में करी है ना, तो उनके खिलाफ कोई भी सूट नहीं हो सकता, कोई भी केस उनके खिलाफ फाइल नहीं किया सकता है। उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ सेबी। यहाँ पे क्या बोला कि सेबी को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और वो जो अकाउंट्स है ना ऑडिट रिपोर्ट के साथ में उसको सीजी को सबमिट करने पड़ेंगे। उसको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और ऑडिट रिपोर्ट के साथ में उस अकाउंट्स को सीजी को सबमिट करने हैं। और जो अकाउंट से ऑडिट कौन करेगा? ये ऑडिट करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम सीएजी भी बोलते हैं। अब उसके अलावा क्या बोला है कि जो सेबी है उसको अपने रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स सबमिट करने पड़ेंगे, और जो रिटर्न एंड रिपोर्ट है ना, इसमें उसको पूरा बताना पड़ेगा कि उसने इस साल में क्या एक्टिविटीज करी, क्या पॉलिसी करी, क्या प्रोग्राम्स करे। किसको बताना पड़ेगा, किसको सबमिट करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 90 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 90 डेज के अंदर रिटर्न और रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी सीजी के साथ में। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिटर्न रिपोर्ट, अकाउंट और जो ऑडिट रिपोर्ट थी, इसको ले करना पड़ेगा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने इसको रखना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ सीजी टू सुपरसीड सेबी।
यहाँ पे क्या बोला कि अगर सेबी अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है या फिर ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है किसी भी इमरजेंसी की वजह से, या फिर सेबी लगातार डिफॉल्ट कर रहा है सीजी के डायरेक्शन से कंप्लाई करने के लिए, या फिर सेबी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन डिटेरियोरेट हो गई, या फिर जरूरी है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उस केस में सीजी सुपरसीड कर सकता है सेबी को। कितने टाइम के लिए? मैक्सिमम 6 मंथ्स तक के लिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक के लिए वो सुपरसीड कर सकता है। जब वो सुपरसीड करेगा तो उससे क्या होगा, जितने भी सेबी के मेंबर्स थे ना वो अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे। उसके अलावा सेबी की जो भी पावर फंक्शंस और ड्यूटीज थी वो सारे पावर फंक्शंस और ड्यूटीज कोई ऐसा पर्सन करेगा जो सीजी डायरेक्ट करता है। सीजी जिस पर्सन को बोलता है वो पर्सन सेबी के सारे पावर्स, फंक्शंस और ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। और इसके अलावा सेबी की सारी प्रॉपर्टी सीजी के पास आ जाएगी, सीजी के पास वेस्ट करेगी। अब यहां पे बोला है ऑन और बिफोर एक्सपायरी ऑफ सुपर सेशन, मतलब हमने ऊपर क्या देखा था 6 मंथ्स तक के लिए सीजी सुपरसीड कर सकता है, या फिर तो 6 मंथ्स खत्म होने के बाद, या फिर 6 मंथ से पहले ही सीजी चाहे तो रिकंस्टिट्यूट कर सकता है सेबी को रिकंस्टिट्यूट कर सकता है। मतलब उसने जो मेंबर्स को वेकेट करवाया था ना वो उस बोर्ड को वापस रिकंस्टिट्यूट कर पाएगा फ्रेश अपॉइंटमेंट के थ्रू। बट अब जो मेंबर्स ने यहाँ पे वेकेट किया था, क्या उन मेंबर्स को भी वापस रीअपॉइंट किया जा सकता है क्या, या फिर उनको कभी भी रीअपॉइंट नहीं किया जा पाएगा? यहाँ पे बोला जिन मेंबर ने यहाँ पे वेकेट करा ना उसको भी आप चाहो तो उनको भी आप वापस अपॉइंट कर सकते हो। वो जरूरी नहीं है कि आप उनको अपॉइंट नहीं करो। अगर आपको लगता है कि उनको अपॉइंट करना चाहिए तो जिन मेंबर्स ने वेकेट किया उनको भी आप वापस रीअपॉइंट कर पाओगे। उसके बाद में बोला कि सीजी को नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा और फुल रिपोर्ट देनी पड़ेगी सुपर सेशन के बारे में, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखनी पड़ेगी इसके बारे में फुल रिपोर्ट को। अब यहां पे हमने सेबी एक्ट 1992 के सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज कर लिए हैं। अब अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहता है, वैसे तो डाउट नहीं रहेगा इस रिवीजन वीडियो के बाद में, बट अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, छोटे से छोटा डाउट रहता है, तो आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे मैसेज कर देना, या फिर लिंक्डइन पे कर देना, कहीं पे भी मैसेज कर देना। बट डाउट अपने पास मत रखना, मेरे को डाउट बताना, मैं आपका विद इन 24 आवर आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।